Hello students, welcome to Chanak Academy's online classes. This is standard 9th class English medium, subject social science, chapter number 16, economic liberalization and globalization. Okay, revision chapter, revision series में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 आज पढ़ेंगे. ओके, वी हैव completed chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 8. 3 chapters and also this is a 4th chapter. Okay, economic liberalization and globalization. So I hope you have got some points from this chapter. अगर कुछ छूट गया है तो फिर से अच्छी तरह से ध्यान से ये जो मैं पॉइंट खास करके तो मैं अंडरलाइन जो कर रहा हूँ वो खास करके ध्यान में रखना है आपको पॉइंट. ओके, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. ओके, जब इंडिपेंडेंट हुआ कोई भी कंट्री अगर इंडिपेंडेंट होती है तो फिर से उनकी जो इकोनॉमी है वो बढ़ानी होती है. इट टुक ओवर चार्ज ऑफ अचीविंग स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग 5 years प्लान. और उसमें 5 years प्लान इम्प्लीमेंट किया गया स्पीडी डेवलपमेंट के लिए. वन आफ्टर दी अदर, एक के बाद एक 5 years प्लान आते गए. मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस फॉर दिस. नई नई पॉलिसी लाई गई, या मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो या इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई थी. ऑल्दो मेनी ऑफ these plans were completed, success was not attained in achieving economic development in true sense. Hereby, government investigate the causes of failures and determined to give a new form to different economic policies in order to rectify the errors done in the rest. Okay, so in the regard, the industrial policy of 1991, okay, in which year? 1991 industrial policy. Such economic reforms were implemented with could strengthen economic development, which is known as liberalization, privatization and globalization. In short, LPG, L means liberalization, P means privatization, G means globalization. Okay, liberalization means कुछ छूट छाट देनी, प्राइवेटाइजेशन मीन्स गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट कंपनी भी काम करती हो, और ग्लोबलाइजेशन मीन्स वर्ल्ड वाइड होना चाहिए. ओके, एट दैट टाइम जो हमारे जो एक्स PM प्रधानमंत्री जो हमारे जो थे मनमोहन सिंह, उस टाइम पे जब ये पॉलिसी बनाई गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 की, तब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, व्हाट इज इट? द गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंट्रोल्स एंड इम्पोज ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड encourages इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मीन्स गवर्नमेंट धीरे धीरे रिड्यूस की गई रिस्ट्रिक्शन जो पहले थी, जो कंट्रोल था प्राइवेट का सेक्टर पे, वो धीरे धीरे कम हुआ और उनको इनकरेज किया गया. गवर्नमेंट ने इनकरेज किया कि आप भी काम करो, तो वो दिस इज़ नॉन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, वो लिबरलाइजेशन है. मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन विच वर मेड इन द अर्लियर पीरियड वर फॉलो. तो कैसे थे? फर्स्ट, देयर वाज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज फॉर द इंडस्ट्रीज अदर देन देम. कंपल्सन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज एलिमिनेटेड. मीन्स जो 18 इंडस्ट्रीज़ थी वो ही काम कर सकती, उससे ज़्यादा किसी को परमिशन नहीं मिल सकती थी. एरियाज अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर. रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस से अलावा जितने भी सेक्टर थे सब में प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी गई कि प्राइवेट कंपनी भी काम कर सके. ट्रेडिशन ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वर कैंसिल. जो कंपलसरी जो रजिस्ट्रेशन होता था इंडस्ट्रीज़ का, पहले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो, बाद में आप काम करो, वो कैंसिल किया गया. प्रोविज़न टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कोज पॉल्यूशन एंड आर नॉट हैज़ार्ड फॉर एनवायरनमेंट वॉज कैंसिल. लाइक जो पॉल्यूशन के रिलेटेड या हैज़ार्ड रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के पास जो प्रोविज़न है परमिशन लेने के लिए, वो कैंसिल किए गए थे. ऐसे करके कंपनियों को चांस दिया कि आप भी काम करो. उसके एडवांटेजेस क्या थे? एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन. एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर हैज़ गॉट an opportunity to make unconstrained development which led to increase in production.
मीन्स रिजल्ट में क्या हो कि प्राइवेट सेक्टर के जो थे उनको अपॉर्चुनिटी मिली और उनका जो डेवलपमेंट रुका हुआ था वो हुआ एंड प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबल ट्रेड स्टार्टिंग गेटिंग एन इम्पेटियस एंड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन ग्लोबल। और इससे एक और भी फ़ायदा हुआ कि ग्लोबल ट्रेड है जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड है वो बढ़ा और उसमें भी बढ़ोतरी है। because of the increase in foreign trade, there has been increase in reserve of foreign exchange बढ़ा, international infrastructure facilities increased due to liberalization, जो internal industrial facilities थी वो भी बढ़ी। तो these are the advantages। और disadvantages, नुकसान क्या हुए? in spite of decrease in restriction, monopoly could not be checked। बस रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे तो जो मोनोपोली जो थी वो चेक नहीं हो सकती, कौन क्या कर रहा है वो सब चेक नहीं हो सकता था। एज फोकस हैज़ ओनली बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया हैज़ रिमेन बैकवर्ड इन डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ये खुला कर दिया था, इसकी वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा था एग्रीकल्चर फील्ड में वो बैकवर्ड रह गया है, पीछे रह गया, वहाँ ध्यान नहीं गया किसी का। देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन डिस्पेरिटी ऑफ इनकम में जो डेस्परिटी होती थी वो कुछ लोग ब्लैक का जो पैसा था उसमें बढ़ गया चांसेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट घटा, फॉरेन डेब्ट इज इंक्रीज और उससे फॉरेन जो डेब्ट था वो बढ़ गया। सेकेंड पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन। Privatization means process in which ownership and management of industrial units under the state control is handed over the transfer to the private sector is called privatization। Means privatization का मतलब क्या है कि process of ownership की process और management of industrial, कोई भी industrial unit है उसकी जो management थी वो गवर्नमेंट के पास थी और उसने हैंड ओवर कर दी, ट्रांसफ़र कर दी प्राइवेट सेक्टर को। इट इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। फर्स्टली those areas which are reserved for public sector are open for private sector। जो public sector मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ओपन थे वो अब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किए गए। स्टेट keeps the ownership of state-owned companies under its control and gives the charge of management to the private companies। State keeps management in its own hand, gives the ownership of the private company। means कुछ हिस्सा ओनरशिप गवर्नमेंट ने अपने पास रखी और कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनी को दिया और ओनरशिप अपने पास, मैनेजमेंट उनको देके वो भी काम किया गवर्नमेंट ने। एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्रोडक्शन बढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। देन प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज, प्रोडक्शन भी बढ़ा इन अ कैपिटल इंटेंशन एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज़ ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। जो कैपिटल रिलेटेड थे या कंज्यूमेबल कमोडिटीज़ थी उसमें भी प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से वहाँ भी प्रोडक्शन बढ़ा। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ इम्प्रूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। मीन्स जो पब्लिक सेक्टर की जो वर्क कैपेसिटी थी प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से पब्लिक सेक्टर में भी जो कामगिरी थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई, तो वो भी एक उसका जो एडवांटेज था। डिसएडवांटेज क्या हुए? डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमिक पावर हैज़ सेंट्रलाइज एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो इकोनॉमिक जो पावर था वो सेंट्रलाइज होने लगा प्राइवेटाइजेशन की वजह से। बिकॉज ऑफ वीच एविल ऑफ मोनोपोली हैजन, बिकॉज इविल मोनोपोली क्रिएट हो चुकी थी, कंपनी के अंदर कंपटीशन ज़्यादा हो चुकी थी। कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ। ओनली लार्ज इंडस्ट्री हैव बीन बेनिफिटेड, जो लार्ज प्रोडक्शन वाली जितनी भी इंडस्ट्री थी उनको ही बेनिफिट मिला, स्मॉल इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। प्राइजेस हैव नॉट रिमेन अंडर कंट्रोल, प्राइस थी वो कंट्रोल में नहीं रही प्राइवेटाइजेशन की वजह से, एंड दिस लेड टू प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, और प्राइस बढ़ने लगी थी। तो ये डिसएडवांटेजेस हुए प्राइवेटाइजेशन के। नाउ थर्ड पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मीन्स एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड कंट्री के इकोनॉमी के साथ जोड़ना। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर इज इजीली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। मीन्स जो भी चीज़ें थी एक दूसरे के साथ शेयर की गई, वर्ल्ड में बिजनेस बढ़ा। फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन टेकन प्लेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, कुछ प्लेस इम्प्रूवमेंट हुई।
ऑब्स्टिकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशन हैव बीन रिमूव, एक दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड होने की जो संभावना थी वो बढ़ गई, जो ऑब्स्टिकल थे वो ख़त्म हो गए. सच अ कंडीशन हैज़ बीन क्रिएटेड so that capital exchange can easily take place between two nations. मीन्स कुछ कंडीशन में जो कैपिटल एक्सचेंज था वो इजी हो गया दो कंट्री के बीच. Obstacles in the way of exchange of technology have been removed. Those are obstacle in the way of technology related way में जो obstacle थे वो भी remove हो चुके थे. Free exchange of labor may be there among different nation of the world. मीन फ्री एक्सचेंज होने लगा लेबर को भी एक दूसरे कंट्री के साथ, तो वो भी एक अच्छी बात हुई है. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या क्या हुए, लाइक मिक्स्ड इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मिक्स्ड इफेक्ट हुई हैव बीन देयर इन इंडियन इकोनॉमी. मैनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर देयर विच आर एज फॉलोज. एडवांटेजेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इज एनकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाइक इंडिया है तो कोई कंपनी लाइक रिलायंस है, तो रिलायंस में जो अदर डेवलप्ड नेशन की जो कंपनी है वो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके साथ, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है. पहले ये कम था, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं देती कि बाहर कंपनी नहीं, अब तो बाहर लाइक अभी अभी आपने सुना है कि लाइक रिलायंस जो कंपनी है उसके साथ उन जो फेसबुक कंपनी हैं उन्होंने इन्वेस्ट करने की सोची, तो दोनों साथ, तो ये अंडर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंडर में होता है. ओके, गवर्नमेंट पहले 49% तक ही सीमित था, धीरे धीरे अब करके 100% तक भी कुछ सेक्टर में छूट दी गई है FDI की. गुड्स प्रोडक्ट्स इन डेवलपमेंट कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज कैन इजीली बी ऑब्टेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो गुड्स जो और प्रोडक्ट्स है अच्छी प्रोडक्ट है जो डेवलप कंट्री के पास है वो भी ले सकते हैं. लाइक अमेरिका डेवलप कंट्री है, उनके अच्छी कोई प्रोडक्ट हैं तो वो भी हम वहाँ से ला सकते हैं. Developing countries like India can withstand competition at international level due to globalization. Like developing country है हमारे इंडिया जैसी, वो भी competition में अब इंटरनेशनल लेवल में खड़े रह सकते थे. Disadvantages क्या थे? Expected success has not been attained in finding solution to the problems of poverty and employment due to globalization. जो प्रॉब्लम थे इंडिया में poverty and employment की वो सॉल्व नहीं हो सके. Developing countries have not acquired proper benefits of increase in export which they should have acquired. जो डेवलपिंग कंट्री थे इंडिया जैसे इतने प्रॉपर बेनिफिट नहीं हुए एक्सपोर्ट में. ओके, इम्पोर्ट तो बढ़ा लेकिन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर्ड मोर बेनिफिट वाइल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ऑब्टेन लेस बेनिफिट. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उनको बेनिफिट ज़्यादा मिला एंड दोज आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ऑब्टेन लेस बेनिफिट. WTO, World Trade Organization. World Trade Organization was established on 1st January 1995 by the member nation of United Nations. जो यूनाइटेड नेशंस के जितने कंट्री मेंबर थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक ऑर्गेनाइजेशन WTO. जैसे WHO था ऐसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, व्हेन January 1995. Its headquarter located in Geneva. Geneva में है उसका headquarters which is in Switzerland. ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या काम करता है WTO? टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग. जो ग्लोबल ट्रेडिंग में जो ऑब्स्टिकल्स थे उसको रिमूव करना. टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड. मीन्स क्या टू रिमूव व्हाट, प्रोटेक्शन पॉलिसी को रिमूव करना गिवन टू द इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड के लिए जो कंट्री ने इंडस्ट्रीज को जो प्रोटेक्शन है उसको रिमूव करना. टू कोऑर्डिनेट विथ ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. जो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी है और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वहाँ कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे कंट्री के साथ. टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द वर्ल्ड. जो डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं ट्रेड रिलेटेड उसको सॉल्व करना वर्ल्ड में कंट्री के बीच. फंक्शंस क्या है उसके? टू सेट अप अ रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अग्रीमेंट रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड एंड अग्रीमेंट रिलेटेड टू इट. मीन्स टू सेट अ रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर को सेट करना फॉर इम्प्लीमेंटेशन. किसका इम्प्लीमेंटेशन? ऑफ अग्रीमेंट का.
रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड, बहुत सारे कंट्री के बीच जो ट्रेड होता है उसका अग्रीमेंट को उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना, उसका स्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है उसको करना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड। एक और काम है उसका क्या है, तो फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशन, जो नेगोशिएशन और डिबेट का काम करते हैं किसके बीच, जो मल्टीनेशनल ट्रेड होता है कंट्री के बीच, उसमें मीन्स एक मीडियम है। WTO एनकरेजेज अनबायस इंटरनेशनल ट्रेड, और किसको एनकरेज कर, अनबायस, जो किसी बायस पे कुछ डिस्प्यूट क्रिएट करे नहीं, और सब एक साथ, उसके लिए सब कंट्रीज अच्छे हैं, तो इसके लिए काम करता है। दैट डिफरेंट नेशन फॉलो देयर ओन नेशनल पॉलिसी, सब नेशन के अलग अलग उनकी नेशनल पॉलिसी थे। इट ऑब्जर्व दैम दिस सजेस्ट रिक्वायर्ड, सब उसको ऑब्जर्व करना और उनको सजेशन देना, सम रिक्वायरमेंट अगर चेंजेस की ज़रूरत है उसको तो वो इम्प्रूवमेंट कर सके, तो वो एक पॉइंट है। इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पे उसकी क्या इफेक्ट रहती है WTO की। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ WTO ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स इंडिया भी WTO का मेंबर है सिंस इंसेप्शन, जब से वो बनाए तब से। So what will be the impact of the organization on India, or which type of benefit should India acquire for discussed below। तो क्या क्या बेनिफिट भी मिला है और क्या क्या उसके साथ जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। फर्स्ट, India's contribution to world trade was 5%, मीन्स इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूशन कितना है, 5% है। Our exports have increased tremendously due to increase in international trade, and as a result of it India's contribution in world trade has increased 1%, मीन्स WTO की वजह से जो एक्सपोर्ट जो हमारा था वो बढ़ा, एंड जो रिजल्ट उसका मिला वो था 1% तक, वो हमारा कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड ट्रेड इकोनॉमी में, वो बढ़ चुका था। Being member of WTO, export of ready-made clothes of industry had increased, मीन WTO के मेंबर की वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट था किसका, रेडीमेड क्लोथ्स का, वो बढ़ा। एज अ मेंबर ऑफ WTO, इंडिया हैज़ एबल टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, विच एग्रो प्रोडक्ट, जो हमारी एग्रो प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट जो था, निकास जो थी वो बढ़ी। ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, प्रेशर ऑन इम्पोर्ट्स हैड रिड्यूस्ड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, मीन्स एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से जो प्रेशर था, जो इम्पोर्ट्स था, इम्पोर्ट की प्रेशर पे वो कटा, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो इंक्रीज़ हुआ, एंड फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ा। तो ये सारी इफेक्ट हुई इंडियन इकोनॉमी पे। Thus, a member of World Trade Organization, India will not only get above mentioned but benefit also comply with some conditions. It is especially dependent on how fast Indian economy and its infrastructural facilities and how developed countries treat India। तो अच्छी बात हुई थी इंडिया को इससे जुड़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो डेफिनेशन क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग विथ द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मीन व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है विच मीट्स, किसको मिलता है, मीन्स कहाँ मिलता है, तो द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, हम जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड उनको मिल जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, और कंप्रोमाइज़ किए बगैर, किसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मीन्स फ्यूचर जनरेशन को वही चीज़ उनको न मिले ऐसी नहीं होना चाहिए, वो भी उनको मिले, हमारी भी नीड ख़त्म हो जानी चाहिए और वो चीज़ें बढ़े। लाइक हम बात करें, लाइक हमारी नीड क्या है, तो एक नीड है कि हमें ज़रूरत है लाइक गैस की, तो गैस की ज़रूरत है, तो गैस तो हमारी जो नीड है वो तो हमें फुलफिल करनी है, बट हमारे फ्यूचर को भी रैंडमिस उसे सेव करके इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन को भी मिलना चाहिए और उनको भी मिले, उनको भी नीड है वो फुलफिल हो, तब जो डेवलपमेंट वो ऐसे बोलते हैं, वो बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Thus, the idea of sustainable development developed because of extreme effects of nature near human habitation and man created cover environment।
मीन्स ये आइडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कब से है कि जो ह्यूमन हैबिटेशन है और जो मैन क्रिएटेड जितने भी चीज़ है नेचर के साथ रिलेटेड वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी तब कि वो भी हमें बचाना है और नेक्स्ट जनरेशन को देना है। द वे एंड द स्पीड विथ विच प्रेजेंट जनरेशन इज डेवलपिंग, मीन्स जिस स्पीड से जो प्रेजेंट जनरेशन डेवलप हो रहा है, इट कैन बी मेंटेन द फ्यूचर, वो मेंटेन होने चाहिए फ्यूचर के लिए सभी। देर इज़ अ फियर दैट लग्जरीज हाउ प्रेजेंट जनरेशन इज एंजॉइंग मे नॉट बी देयर इन फ्यूचर। मीन्स जो लग्जरीज जो आराम जो इस जनरेशन को मिल रहा है वो मे बी अगर नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिला तो ये डर की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया। देर इज़ अ ट्रेमेंडस डिक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स बहुत कमी आई है नेचुरल रिसोर्सेज में, वो ख़त्म होने की कगार पे ड्यू टू जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है इसकी वजह से, एंड देयर क्वालिटी इज़ आल्सो डिटोरेटिंग, और जो हैं बच्चे हैं उनकी जो क्वालिटी है वो भी ख़त्म हो रही है। इन दिस कंडीशन देयर इज़ अ नीड टू चेंज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। तो इस कंडीशन में जो आइडिया है डेवलपमेंट का वो चेंज करना होगा। आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें आइडिया किसका लेना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट तो करना है लेकिन कैसा? सस्टेनेबल, फ्यूचर के लिए भी सस्टेन कुछ रखो। स्टडीड बिकॉज ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंट इफेक्ट ऑफ इट्स ऑन एनवायरनमेंट, ज़्यादातर के एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। ओके, तो फॉलोइंग स्ट्रेटजी शुड बी एडोप्टेड फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिवेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो कंजर्व कर सकते हैं हम, उसके वजह से नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करो। Which step? The renewable natural resources like cultivable farm, forests, water resources, etc. should be used in such a way that their quality is maintained, and non-renewable natural resources like coal, petroleum, minerals, etc. should be used judicially. मीन्स जो रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज है उनको लाइक कल्टिवेबल फार्म हो या फॉरेस्ट हो, वाटर रिसोर्सेज, वो यूज़ करो, लेकिन किससे ज़्यादा क्वालिटीज़ मेंटेन, उसकी क्वालिटी भी मेंशन होनी चाहिए। और जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स है, उसको भी ऐसे यूज़ करो जैसे वो बहुत कम है, तो जुडिशियरी मीन्स कम यूज़ करना, हमें उसकी जो यूसेज है वो उसे कम करना है। इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड on this basis of lesser transportation cost. A sincere attempt should be made to achieve eco-friendly development. इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज है वहाँ वो कहाँ होनी चाहिए जहाँ लेस ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट लगे, मीन्स ट्रांसपोर्ट ज़्यादा रिमोट एरिया में नहीं होने चाहिए कि जो उसको जो गुड्स है वो सेल करने के लिए ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट हो, तो इको फ्रेंडली डेवलपमेंट होना चाहिए। तो फ्यूल कम यूज़ हो, ट्रांसपोर्टेशन घट जाए तो। Those resources which can be used in more than one way should be utilized in different ways, such as different irrigation systems are utilized for more than one purpose. For example, producing electricity, fluid control, transportation, etc. Means जो resources है which should be used in more than one way, वो रिसोर्सेज जो एक वे में नहीं बहुत सारे वे में यूटिलाइज भी यूज़ कर सकते हैं, उसको डिफरेंट वे में यूज़ करो, लाइक जो डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम यूज़ करो, और उसके जो यूटिलिटी हैं फॉर मोर देन वन पर्पज़, एक नहीं ज़्यादा पर्पज़, लाइक वाटर है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होता है, फ्लड कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ होती है, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जो भी रिसोर्सेज है उसकी जो यूटिलिटी है डिफरेंट वे में अगर हो सकती है तो वैसे करो। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी नॉट वेस्टेड, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको वेस्ट नहीं करना है। कंट्रोल शुड बी लेड ऑन अनप्लान डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसे अनप्लान जो हो रहा है उसको भी कंट्रोल करो। पॉइजनियस केमिकल्स जो हैं या इंक्रीजमेंट ऑफ स्लम्स है वो बढ़ रहे तो उसे भी ख़त्म करना है। स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसका यूज़ बढ़ाना होगा हमें। स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टेप लेने होंगे? फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस वो ऑर्गेनाइज्ड इन 1972 में ऑर्गेनाइज हुई थी अर्थ कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम इन स्वीडन। thereafter from time to time convention and camps have been organized for protection of environment। तब से बहुत सारे ऐसी चीज़ें कैंप्स एंड कॉन्फ्रेंस हुई थी
एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे, इन विच वॉज डिसाइडेड टू टेक डिफरेंट स्टेप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स उन्होंने दिए थे. ओके, इंडिया इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन दिस ग्लोबल एफर्ट्स. इंडिया भी इसमें ही था. गवर्नमेंट इज़ आल्सो मेकिंग डिफरेंट एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल. गवर्नमेंट भी अच्छे काम कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ नेशन इज प्रेजेंटेड. वो पॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन भी है, कंडीशन तो कैसे घटाया जा सकता है. सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू कंट्रोल पॉल्यूशन. पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश किए गए हैं. 5 जून हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एनवायरनमेंट डे. ओके, 5 जून नेक्स्ट मंथ के बाद आने वाला है. इन इंडिया गवर्नमेंट पास्ड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1981. 1981 में एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया. Industrial agreements have been signed in for deteriorating level of ozone, disposal of nuclear waste and maintenance of biodiversity. मीन्स कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी किए गए हैं जो ओजोन लेवल का जो ख़त्म हो रहा है उसके रिलेटेड, या डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट उसका जो डिस्पोजल है वो हो, या चाहे बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, उससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हुए उसमें इंडिया भी साथ है. दस द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट is everyone's responsibility. If we do not control pollution, no doubt the life on the earth will be doomed soon. अगर हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो उसकी जो कीमत है वो हमें चुकानी ही होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, here our chapter is completed. Okay, now you have to write your exercise in your notebook. Okay. Thank you for watching.